जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आगे पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी स्टार्ट किया था। हमने देखा था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में उनका इंट्रोडक्शन। जैसे अगर हम बात करें तो उनका चाइल्डहुड नेम जो था वो था अली, या हम इनको गुराशियस भी कहते, गुराशिया भी कहा जाता था इनको। इसके अलावा हमने उनकी जो इंडिया को लेकर के जो पॉलिसी थी वो हमने देखी थी। जैसे अगर हम बात करें उत्तर भारत या नॉर्थ इंडिया को लेकर के अलाउद्दीन खिलजी की जो पॉलिसी थी वो थी कि हमें जो भी जीतना है उसमें डायरेक्ट रूल करना है। और साउथ इंडिया को लेकर जो इनकी पॉलिसी थी वो था सिंपली वेल्थ क्रिएशन करना, मतलब पैसे, एक तरीके से पैसे वसूल करना, और साउथ में जितनी भी जीत होती थी उसमें इनडायरेक्ट रूल करना। इसके अलावा हमने इनके कैंपेन देखे थे, अलाउद्दीन खिलजी के क्या क्या कैंपेन थे। सबसे पहला अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो सबसे पहला इनका कैंपेन था गुजरात का, जो 1298 में हुआ था। और उस टाइम पर अगर हम बात करें तो जो वहां के जो राजा थे जिनके खिलाफ यह कैंपेन किया गया था वो थे कर्णदेव बघेल। ठीक। और अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से कौन कौन गया था? उलुग खान और नुसरत खान। ठीक। इसके बाद अगला जो अभियान था वो था रणथंभोर अभियान। ये 1301 में हुआ था। उस टाइम पर शासक जो थे वहां के वो थे हम्मीर देव, जो कि चौहान शासक थे। और इनकी तरफ से जो सेनापति गए थे वो कौन गए थे? उलुग खान और नुसरत खान। इसके बाद तीसरा जो कैंपेन था वो था चित्तौड़ का। चित्तौड़ का एक लौता ऐसा कैंपेन था जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने खुद लीड किया था, उन्होंने किसी और को नहीं भेजा था। ये कैंपेन किसके खिलाफ था? राणा रतन सिंह के खिलाफ, जिसके बारे में बताया जाता है कि उनकी पत्नी पद्मावती को लेकर के ये अलाउद्दीन खिलजी ने इस कैंपेन को किया था। इसके अलावा चौथा कैंपेन की अगर हम बात करें तो वो था मालवा का कैंपेन, जो 1305 1305 में हुआ था। ठीक। जब वहां के जो परमार शासक थे महलक देव, उनके खिलाफ किया था। और इसमें जो इनके सेनापति थे वो थे आइन उल मुल्क, आइन उल मुल्क, जो कि मुल्तान का क्या थे? सूबेदार थे। इसके बाद अगला जो अभियान था वो था सिवाना का। ठीक। जिसके किसके खिलाफ था? शीतल देव परमार के खिलाफ। और इस टाइम पर सेनापति कौन थे इनके? कमालुद्दीन गुर्ग। ये आपको याद रखना है, कमालुद्दीन गुर्ग। और ये कब हुआ था? 1308 और 9 में। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें अगला जो हुआ था वो हुआ था जालोर। ठीक। जो 1311 में हुआ था। मैंने आपको बताया था कि जालोर का जो कैंपेन हुआ था वो अलाउद्दीन की जो लड़की थी, ठीक है, उसको धोखा दे दिया था किसने? कान्हा देव, जो उस टाइम पर शासक थे, उनके बेटे ने। मतलब उनसे शादी का प्रॉमिस किया लेकिन फिर शादी नहीं करी। तो उस एवज में और उस गुस्से में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? जालोर पर विद कैंपेन किया था। ठीक। और उस टाइम पर भी जो सेनापति थे इनके वो कौन थे? कमालुद्दीन गुर्ग। ठीक। तो ये इनका पूरा नॉर्थ इंडिया का कैंपेन था। इसके बाद फिर हमने इनका दक्षिण का कैंपेन देखा, साउथ इंडिया का। और साउथ इंडिया में जितने भी इनके कैंपेन थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो कमांडर था वो था मालिक कफूर। ठीक। तो आपको मालिक कफूर याद रखना है जो इनका कमांडर था। दक्षिण विजय में अगर हम बात करें, दक्षिण विजय की शुरुआत होती है देवगिरी से। ठीक। जब 1307-8 में देवगिरी पर आक्रमण किया गया था उस टाइम पर देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव। ठीक। और इनकी तरफ से कमांडर कौन था? मलिक काफूर। ठीक। तो यहां पर बहुत भयानक संघर्ष हुआ था देवगिरी में, लेकिन अंततः रामचंद्र देव जो हैं वो पराजित हो गए थे। ठीक। अब जब रामचंद्र देव पराजित हुए और इनको बंदी बनाकर दिल्ली ले जाया गया तो दिल्ली में सुल्तान ने रामचंद्र देव को के प्रति उदारता दिखाई। ठीक। और इनको राय रयान की उपाधि दी। अब मैंने आपको बताया था राय रयान की उपाधि किसको दी थी? रामचंद्र देव को। ठीक। और इनको वापस भेज दिया। ठीक। अब इनकी इस उदारवादिता के कारण अलाउद्दीन खिलजी का काफी मुरीद हो गए थे रामचंद्र देव। ठीक। लेकिन इसी टाइम पर अगर हम बात करें तो जो इनके क्या कहते हैं, ये जो रामचंद्र देव के बेटे थे, ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, रामचंद्र देव के बेटे का नाम जो था, ठीक है, वो थे अपने शंकर देव। ठीक। रामचंद्र देव के बेटे कौन थे? शंकर देव। ठीक। उनकी सगाई हुई थी देवल देवी से। उनकी सगाई किससे हुई थी? देवल देवी से। मैंने आपको बताई थी ये कहानी।
देवल देवी से उनकी सगाई हुई थी और देवल देवी को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पास रख लिया था। इस कारण से इनका जो बेटा था रामचंद्र देव का, वो काफी ज्यादा नाराज था शंकर देव, किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। तो रामचंद्र देव के मरने के बाद देवगिरी में फिर से एक कैंपेन इनको करना पड़ेगा, क्योंकि ये शंकर देव जब राजा बनता है, देखिए रामचंद्र देव ने तो इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी और इनको टैक्स देना शुरू कर दिया था, लेकिन शंकर देव जब बना तो उन्होंने इनको टैक्स देने से मना कर दिया था, क्योंकि शंकर देव इनसे खिसियाया हुआ था। ठीक, तो उस कारण से फिर 2 बार कैंपेन, तो देवगिरी के 2 बार कैंपेन हुए। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो तेलंगाना में एक कैंपेन हुआ था। ठीक है, उस टाइम पर इनकी राजधानी थी वारंगल। ठीक, 1309 में ये कैंपेन हुआ था और यहाँ के जो शासक थे उनका नाम था रुद्रदेव प्रताप। रुद्रदेव प्रताप, ठीक है। इस टाइम भी मलिक कफूर जो था वो लिया गया था और यहीं से इनको कोहिनूर हीरा मिला था। मैंने आपको बताया था कोहिनूर हीरा जो था वो गोलकोंडा के उससे निकला था। ठीक है, गोलकोंडा से निकला था और पहली बार दिल्ली सल्तनत को कोहिनूर का हीरा कब मिला था? जब इन्होंने दक्षिण का कैंपेन किया था तेलंगाना के खिलाफ। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक, इसके अलावा इन्होंने अपनी एक सोने की मूर्ति भी बनवाई थी। सोने की मूर्ति बनवा के उसको जंजीर में बंधवाया था, सोने की जंजीर में, और मलिक कफूर को दिया था ये बताने के लिए कि हम आपके उसमें आधीन हैं। इसके अलावा इन्होंने एक होयसल का भी अभियान किया था, द्वार समुद्र इस जगह पे किया था 1311 में। इसमें इनके शासक थे बल्लाल III, उनको हराया था। और जो आखिरी कैंपेन था इनका साउथ में, वैसे तो देवगिरी था आखिरी कैंपेन, लेकिन उससे पहले जो कैंपेन था वो था पांड्या का 1311 में तमिलनाडु में। ठीक, अब तो इस कैंपेन में क्या था? इस कैंपेन में जो वहां के 2 राजकुमार थे, वीर पांड्या और सुंदर पांड्या, ये दोनों आपस में एक दूसरे से उत्तराधिकार के लिए लड़ रहे थे। तो वीरा पांड्या जो है वो जीत गए थे लास्ट में। तो सुंदर पांड्या ने क्या किया था, जाकर के किनसे सहायता मांगी थी? मालिक कफूर से। तो मालिक कपूर ने इसका फायदा उठाया और इसको सपोर्ट करके वीर पांड्या को हराया और सुंदर पांड्या को वहां बिठा करके और अपने सानिध्य में ले लिया। ठीक, तो इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो है अलाउद्दीन खिलजी की किंगशिप थ्योरी। ठीक, मतलब इनका राजस्व का सिद्धांत अलाउद्दीन खिलजी का क्या था। देखिए, किंगशिप थ्योरी बताने का पर्पज सिर्फ इतना था कि सुल्तान की पोजीशन को ऊपर दिखाना सबसे। देखिए, सुल्तान की जो पोजीशन हुआ करती थी उसको लेकर के बड़ा, एक तरीके से कहा जाए, बड़े इमोशनल अटैचमेंट हुआ करते थे। तो सुल्तान को कैसे बाकियों से बड़ा दिखाया जाए, यही हुआ करती थी किंगशिप थ्योरी। ठीक, अब अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो इनकी भी एक अपने राजस्व का या किंगशिप थ्योरी थी, जैसा हमने बलबन के केस में भी पढ़ा था। बलबन, जब हम स्लेव डायनेस्टी पढ़ रहे थे तो हमने बलबन के केस में भी देखा था, उन्होंने भी अपना राजस्व का सिद्धांत दिया था। ठीक, वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपना क्या दिया? राजस्व का सिद्धांत दिया। ठीक, इनके राजस्व के सिद्धांत की सबसे मूल बात अगर हम करें तो सबसे क्रंच पॉइंट जो हुआ करता था वो हुआ करता था इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ। देखिए, इनका पूरा जो राजस्व था वो पूरा का पूरा इनकी सैन्य शक्ति पर डिपेंडेंट था, क्योंकि इनका जो पूरा साम्राज्य था, अगर हम बात करें तो इनका साम्राज्य ही सैन्य ताकत पर बना हुआ था। मतलब ये जो राजा बने थे, ये जो सुल्तान बने थे, ये अपनी सैन्य ताकत के दम पर बने थे। इनका ना तो कोई वंशानुगत ये थे, ना तो ये किसी वंश के थे जो ये राजा बनेंगे या सुल्तान बनेंगे, या इनका किसी ने कोई निर्वाचन किया था उलेमाओं के द्वारा, या जो इनके जो सरदार हुआ करते थे उनके द्वारा। भाई, इनके कई सारे सरदार भी हुआ करते थे, ठीक, जो अलग अलग प्रांत में चलाया करते थे। ठीक, तो ना तो उनके द्वारा चुने गए थे, ठीक है, ना तो उलेमाओं के द्वारा चुने गए थे, ना ही इनको खलीफा ने परमिशन दी थी सुल्तान बनने के लिए। क्योंकि इनको तो मैंने आपको बताया था कि बाकी जितने भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हुए उन्होंने खलीफा से परमिशन लेकर के राज किया, लेकिन खिलजी एक्सेप्शन थे जिन्होंने कभी भी खलीफा से परमिशन नहीं ली। ठीक, तो इनकी जो ताकत थी वो पूरा का पूरा सेना की थी, मिलिट्री स्ट्रेंथ ही इनकी सबसे बड़ी ताकत थी। ठीक,
और इनका जो पूरा राजपथ था, मतलब इनका जो पूरा राज था, ठीक है, वो इस चीज पे डिपेंड करता था, इसका पूरा आधार इनकी आर्मी थी। ठीक, तो इनके पूरे राजपथ का आधार क्या था? इनकी सेना थी। ठीक है, जिससे इनको एक तरीके से कहा जाए तो ऑटोक्रेटिक बनाने का काम किया। ऑटोक्रेटिक मतलब निरंकुश। ठीक, ऑटोक्रेटिक मतलब निरंकुश सैनिकवाद, ऑटोक्रेटिक मिलिट्रिलिज्म। ऑटोक्रेटिक मिलिट्रिलिज्म का मतलब होता है निरंकुश सैन्यवाद, सैनिकवाद। ठीक है, तो इसी यही इनका क्रंच था किंगशिप थ्योरी का। ठीक, तो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने बताए, ठीक, जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें देखेंगे। बट मेन क्रंच पॉइंट इनका क्या था किंगशिप थ्योरी का? इनकी सैन्य शक्ति। क्योंकि ये ना तो अपने वंशज के कारण सुल्तान बने थे, ना ही ये कोई बहुत अपर क्लास के थे तो इनको सुल्तान बनाया गया था, ना ही इनका कोई निर्वाचन किया गया था। ये सुल्तान बने अपनी सैन्य ताकत के दम पर, अपनी सेना के दम पर। इसीलिए इन लोगों के समय में सेना के प्रति जो भाव था वो बहुत ही ज्यादा चरम पे था, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी ताकत ही इनकी सेना थी। आप कल्पना कर सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी की व्यक्तिगत तौर पर जो सेना थी वो थी 4,75,000 की सेना थी। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी सेना रही होगी अलाउद्दीन खिलजी की। 4,75,000 की सेना थी। ठीक, क्लियर हुआ? ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आई। तो इनकी जो डिवाइन थ्योरी थी वो यही थी, एक तरीके से कहा जाए मिलिट्री स्ट्रेंथ, सैन्य ताकत। ठीक, तो इसमें अगर हम इनकी थ्योरी देखें तो अलाउद्दीन मिलिट्री स्किल्स अलाउड हिम टू टेक द किंगडम। देखिए, मैंने आपको बताया कि सैन्य ताकत के ही दम पर अलाउद्दीन ने क्या किया? अपने साम्राज्य की स्थापना करी। ठीक, ये कोई लेजिटिमेट सक्सेसर नहीं था थ्रोन का, मतलब कि कोई उत्तराधिकारी ये नहीं था। ठीक है, ना तो इसको इसके जो सरदार हुआ करते थे, मतलब जलालुद्दीन खिलजी के जो सरदार हुआ करते थे, उन्होंने भी इनको राजा नहीं चुना था। ठीक, जैसे पहले के समय में जो सरदार लोग हुआ करते थे वो राजा को चुन लिया करते थे, तो इनके द्वारा भी नहीं चुने गए थे। ना तो ये वैधानिक तौर पर उत्तराधिकारी थे। ठीक, लेकिन इनका जो स्ट्रेंथ थी वो क्या थी? सैन्य ताकत। सैन्य ताकत के दम पर ये क्या बने? सुल्तान बने। तो इनका जो फाउंडेशन था रूल होने का वो सिर्फ और सिर्फ क्या था? मिलिट्री था। ठीक, तो आपको ये याद रखना है, सैन्य ताकत। ठीक, अब इनके जो प्रिंसिपल्स थे, ठीक है, मतलब इनकी जो किंगशिप थ्योरी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने भी कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे। ठीक है, जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल था इनका डिवाइन प्रिंसिपल। देखिए, ये डिवाइन प्रिंसिपल आपने बलबन के टाइम भी पढ़ा है। डिवाइन प्रिंसिपल का मतलब होता है दैवी सिद्धांत, दैवी सिद्धांत। देखिए, अलाउद्दीन का जो राजस्व का सिद्धांत था या किंगशिप की थ्योरी थी डिवाइन के अकॉर्डिंग, ये बलबन से सिमिलर थी। जैसे बलबन ये कहता था कि सुल्तान कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, सुल्तान किसका मैसेंजर है? अल्लाह का मैसेंजर है। तो अल्लाह ने, वो मानता था कि अल्लाह ने सुल्तान को भेजा है लोगों का भला करने के लिए। तो सुल्तान लोगों से बहुत ऊपर है, मतलब वो लोगों का एक तरीके से कहा जाए तो अल्लाह है। ठीक है, या हम कहें कि वो सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ी शक्ति है। तो यही थ्योरी अलाउद्दीन की भी थी। अलाउद्दीन भी ये कहता था, उसका भी विश्वास था कि राजा या सुल्तान कोई सामान्य पुरुष नहीं है। सुल्तान कोई सामान्य पुरुष नहीं है, बल्कि कोई देवी शक्ति है, मतलब डिवाइन पावर है सुल्तान के पास। ठीक है, मतलब कोई दैवी शक्ति है उनके पास, सुल्तान के पास। ठीक है, इसीलिए उनका यह मानना था अलाउद्दीन का कि जो भी सुल्तान, ठीक है, जो भी सुल्तान कोई भी अगर लॉ बनाता है या कोई भी अगर रूल सुल्तान बनाता है, ठीक है, तो उसको सारी प्रजा को मानना बाध्य होता है। ये उनका मानना था अलाउद्दीन का। मतलब कि अगर मैं कोई लॉ बनाऊंगा तो उस लॉ को पूरी तरीके से फॉलो करना मेरी लोगों का दायित्व है, बाध्य है वो। मतलब दे कैन नॉट क्वेश्चन मी, वो मुझे क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर मैंने कोई नियम बना दिया है तो वो बना दिया है,
आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आपको फॉलो उसको करना पड़ेगा। अलाउद्दीन की ये सोच थी। तो इसकी भी जो डिवाइन प्रिंसिपल था वो यही था कि भैया जो राजा होता है, ठीक है, वो कोई सामान्य पुरुष या सुल्तान कोई सामान्य पुरुष नहीं होता, उसके पास देवी शक्तियां होती हैं, ठीक है। और अगर कोई कानून या कोई लॉ अगर किसी सुल्तान ने बना दिया है, मतलब कि वो वहां की प्रजा को, वहां के लोगों को फॉलो करना ही करना है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, मतलब सुल्तान से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। ये अलाउद्दीन का डिवाइन प्रिंसिपल था। क्लियर हुआ आपको ये? ठीक, सुल्तान जो है वो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं, वो एक देवी शक्ति है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट था मिलिटरिज्म। मिलिटरिज्म का मतलब मैंने आपको बताया था सैनिकवाद। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सैनिकवाद। तो मिलिटरिज्म की अगर हम बात करें, मिलिटरिज्म की, तो सैनिकवाद की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अलाउद्दीन की पूरी स्ट्रेंथ उसकी आर्मी पे डिपेंड करती थी। अलाउद्दीन की ताकत ही उसकी आर्मी थी। ठीक, तो अलाउद्दीन की शक्ति का आधार चूंकि सेना थी, ठीक, और आर्मी के द्वारा ही उसे राज्य सत्ता पर अधिकार किया था, मतलब उसको जो ये किंगडम मिला, ठीक, या उसने जो ये सुल्तान बना वो किसके दम पे बना? आर्मी की ताकत के दम पर बना। ठीक, इसकी आर्मी थी, बहुत शक्तिशाली थी, और इसी कारण से इसकी आर्मी इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी तो इसने कभी भी खलीफा की परमिशन लेना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि प्रजा जो थी इनकी वो इतना ज्यादा इनसे डरती थी क्योंकि इनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग थी। तो विद्रोह करने का तो कोई चांस ही नहीं मिलता था किसी को। देखिए पहले के जो सुल्तान होते थे, अगर आप याद करें, तो वो ज्यादातर खलीफाओं से परमिशन लेके इसलिए आते थे ताकि विद्रोह ना हो, क्योंकि सबसे ज्यादा डर अगर सुल्तानों को किसी चीज का रहता था तो वो रहता था विद्रोह होने का, कि भाई कहीं आपस में लोगों में विद्रोह ना हो जाए। जो इनके मुस्लिम सरदार हुआ करते थे या उलेमा हुआ करते थे उनको खुश करने के लिए। लेकिन अलाउद्दीन का क्या था कि उसकी आर्मी इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत ही नहीं होती थी किसी। वो नहीं मानता था खलीफा को, वो धर्म को, रिलीजियन को पॉलिटिक्स से कोसों दूर रखता था। मैंने आपको बताया था खिलजियों की ये पॉलिसी थी कि वो पॉलिटिक्स से हमेशा किसको दूर रखते थे? रिलीजियन को दूर रखते थे। तो ना तो वो उलेमाओं की या जो इनके जो धर्म गुरु हुआ करते थे ना तो उनकी सलाह मानते थे, ठीक है, ना तो ये अपने जो नोबल्स हुआ करते थे, मतलब जो अलग अलग प्रांत में जो नोबल बिठाया करते थे उनकी भी सलाह नहीं मानते थे, ठीक, और ना तो खलीफा को तो ये मानते ही नहीं थे। तो ये सब क्यों नहीं मान पाए थे? क्योंकि इनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? सेना थी। इनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? सेना थी। इसीलिए इनकी उपेक्षा करने के बावजूद ये एक ऑटोक्रेटिक स्टेट बना पाए। ऑटोक्रेटिक मतलब निरंकुश, निरंकुश राज्य की स्थापना कर पाए। किसके दम पर? सेना के दम पर। ठीक, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था, ठीक है, पहला सुल्तान, ठीक है, जिसने सेंट्रल स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी। सेंट्रल स्टैंडिंग आर्मी। सेंट्रल स्टैंडिंग आर्मी का मतलब होता है केंद्रीय स्थायी सेना। सेंट्रल स्टैंडिंग आर्मी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई, सबसे पहला दिल्ली सल्तनत का शासक जिसने सेंट्रल स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी। देखिए केंद्रीय स्थायी सेना का मतलब, सबसे पहले तो आप स्थायी सेना का मतलब मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। स्थायी सेना का मतलब हुआ करता था कि भले ही युद्ध हो या ना हो, आर्मी रहेगी। देखिए पहले के समय में क्या होता था? अस्थायी सेना हुआ करती थी, मतलब जब युद्ध हो तब लोगों को इकट्ठा कर लो, नोबल्स को बोल दो वो लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, ठीक, और जब उनके युद्ध हो गया तो उसके बाद उनको घर भेज दिया। लेकिन अलाउद्दीन ने क्या किया? अलाउद्दीन ने पहली बार स्टैंडिंग आर्मी बनाई। स्टैंडिंग आर्मी मतलब युद्ध हो या ना हो, आर्मी रहेगी, एक परमानेंट आर्मी रहेगी, युद्ध हो या ना हो। ठीक, अब
इसको सेंट्रल जोड़ दिया गया, सेंट्रल स्टैंडिंग आर्मी। अब इसको सेंट्रल क्यों किया गया? देखिए, मैंने आपको बताया था कि इनका जो सिद्धांत था, इनका जो किंग का जो एक तरीके से पावर कही जाए तो सेना से आती थी। ठीक। अब पहले के सुल्तानों में क्या होता था कि पहले के सुल्तान इतनी बड़ी सेना खुद की नहीं रखते थे। मतलब वो खुद इतनी बड़ी सेना नहीं रखते थे, उनके जो अलग अलग जगहों पर जो गवर्नर्स या नोबल्स हुआ करते थे, ठीक है, वो अलग अलग प्रांतों में अपनी अपनी सेना रखते थे। जब भी कभी राजा या सुल्तान को जरूरत होती थी सेना की, तो उन नोबल से या उन गवर्नर से वो सेना मंगा लेते थे। ठीक है, मतलब कि जैसे इनकी खुद की जो सेना थी वो उतनी बड़ी नहीं थी पहले के सुल्तानों की। वो क्या करते थे, जब भी कभी युद्ध होता था तो सुल्तान नोबलों को मैसेज भिजवा देता था कि भाई अपनी सेना हमारे उसके लिए भेज दो, हमें युद्ध के कैंपेन के लिए जाना है। अलाउद्दीन ने क्या किया, अलाउद्दीन ने ये सारी चीजों को पलट दिया। अलाउद्दीन ने उन लोगों के जितने भी नोबल्स या गवर्नर थे जो अलग अलग प्रांत में राज कर रहे थे, अलग अलग प्रांत में थे, उनकी आर्मी को ही डिसमेंटल कर दिया कि तुम्हारी कोई आर्मी ही नहीं रहेगी, आर्मी सिर्फ और सिर्फ मेरी रहेगी। तो सुल्तान ने सारा आर्मी या मिलिट्री को कहा जाए तो उसको पूरा सेंट्रलाइज कर दिया गया। जैसे आज की डेट में हमारे इंडिया में स्टेट्स की कोई खुद की आर्मी नहीं है। हमारी सिर्फ एक ही आर्मी है या मिलिट्री सर्विसेज है, दैट इज इंडियन मिलिट्री सर्विसेज, और वो केंद्र के अधीन आती है, सेंटर के अधीन आती है। हमारे यहां सेना को आदेश सिर्फ सेंटर दे सकता है। तो उस टाइम पर भी क्या किया था, अलाउद्दीन ने जितने भी अपने जो राज्य थे, ठीक है, जो जहां जहां पर इनको गवर्नर बनाया गया था, उन सभी को पहले जो उनके पास सेना हुआ करती थी तो उनकी सेना को खत्म किया गया और सारा सेना का ऑपरेशन अपने खुद के उस पे रखा। मतलब कि खुद के उस पे उन्होंने क्या किया, पूरी चीजों को रखा। इसीलिए इसको सेंट्रल स्टैंडिंग आर्मी कहा गया, केंद्रीय स्थायी सेना। समझ में आया आपको? तो मिलिट्रिज्म का कंसेप्ट इनका समझ में आया। चूंकि इनका राज्य जो था वो सैन्य ताकत के ही दम पर था, इसीलिए इन्होंने सेंट्रल स्टैंडिंग आर्मी बनाई, जिससे कि ये पूरी की पूरी अपनी सत्ता को अपने कंट्रोल में रख सके। क्लियर हुआ? ठीक। तो सैनिकवाद या मिलिट्रिज्म समझ में आया इनकी थ्योरी। ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो इनकी थ्योरी थी वो थी कंट्रोल ओवर आमिर्स एंड उलेमास। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इनके जितने भी सुल्तान की जो सत्ता थी, मैंने आपको बताया था कि इनका जो तरीका था वो ये था कि सुल्तान को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। पहले के समय में क्या था कि सुल्तानों को कंट्रोल करने के लिए ये उलेमास और आमिर वगैरह हुआ करते थे। ठीक। तो ये दो बाधाएं थी एक तरीके से कहा जाए अलाउद्दीन के हिसाब से, कि भाई मेरे सुल्तान को ऑटोक्रेटिक बनने से रोकने की बाधाएं जो थी वो थी आमिर और उलेमास। तो अलाउद्दीन ये बात समझता था कि इन सरदारों को, इन अमीरों को और उलेमास को राजनीति से दूर रखना है। मतलब धर्म से क्या रखना है, राजनीति को बिल्कुल दूर रखना है। ये उसका पूरा वो था। ठीक। तो ये किस तरीके से कंट्रोल करता था कि जितने भी सरदार थे या जितने भी आमिर थे, ठीक है, उन सरदारों को पूरी रूप से खत्म कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। ठीक। उनको जो जमीन दी गई थी, मतलब जैसे पहले के समय में क्या हुआ करते थे, सुल्तान लोग ये आमिर और उलेमास इन लोगों को क्या किया करते थे, जमीनें वगैरह दिया करते थे, ताकि इनको सैलरी ना देनी पड़े, इनको वो जमीन से जो कर मिले वो ये अपने पास रख लें। तो अलाउद्दीन ने क्या किया, वो सारी जमीनें भी छीन ली। ठीक। इसके अलावा इनको इतना ज्यादा भयभीत कर दिया अपनी मिलिट्री के दम पर कि ये कुछ बोल ही नहीं पाते थे। मतलब कि जो नोबल्स या जो आमिर्स या उलेमा जो पहले सलाह दिया करते थे सुल्तान को, अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा डर का माहौल क्रिएट किया कि ये सलाह दे भी नहीं दे पाए, क्योंकि उनका मेन उद्देश्य था इन दोनों को रोकना, इन दोनों पर अंकुश लगाना। क्योंकि ये क्या करते थे, सुल्तानों को क्या करते थे, ये सुल्तानों को कंट्रोल करने का प्रयास करते थे। ठीक। सुल्तानों को कंट्रोल करने का प्रयास करते थे। मैंने एक पद बताया था जो उस टाइम पर चालू किया गया था, तुर्काने चहलगानी। तो वो 40 सरदार जो थे, नोबल थे, वो कौन थे,
वो बेसिकली सुल्तान को कंट्रोल करने का काम करते थे। और अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा था, सुल्तान था। वो किसी की बात नहीं सुनना चाहता था। तो वो ये नहीं चाहता था कि सुल्तान को कोई कंट्रोल करे। तो उसने क्या किया, इन लोगों पर क्या किया, उलेमाओं पर और अमीरों पर अंकुश लगाया। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी जो फिलॉसफी थी, ये डायनेस्टीज पे यकीन नहीं रखता था। डायनेस्टी का मतलब होता है वंशवाद। अलाउद्दीन खिलजी वंशवाद पे यकीन नहीं रखता था, ना ही ये प्यूरिटी ऑफ ब्लड पे यकीन रखता था, मतलब रक्त की शुद्धता पे यकीन रखता था। इसका ये मानना था, देखिए अलाउद्दीन खिलजी की मैं इस मामले में तारीफ करूंगा। उसका ये मानना था जो केपेबल है वही सुल्तान बन सकता है, और जहां पर काबिलियत की बात आती है वहां पर यह डायनेस्टी और रक्त संबंध नहीं काम आते। जिसके अंदर कैलिबर होगा, जिसके अंदर उस चीज को चलाने की क्षमता होगी, वो ही सुल्तान बनेगा। ये अलाउद्दीन की सोच थी। उसने बिल्कुल ये कहा कि वंशवाद का तो स्थान है ही नहीं राजस्व में, ना तो वंशवाद का स्थान है और ना ही रक्त का कोई स्थान है कि नहीं भाई इसी खून के हैं या इसी रेस के लोग हैं यही राज कर सकते हैं, ऐसा नहीं। जैसे पहले के समय में जनरली जो रूलिंग क्लास हुआ करती थी वो हायर क्लास हुआ करती थी। माना जाता था कि भाई हायर क्लास वाले ही रूलिंग कर सकते हैं, लोअर क्लास वाले रूलिंग नहीं कर सकते। इन्होंने उन सारी थ्योरी को निगलेक्ट कर दिया, इन्होंने उन सारी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। नहीं, जिसमें काबिलियत है, जिसमें कैपेबिलिटी है, वो सुल्तान बनेगा। सुल्तान सिर्फ ये कह करके नहीं बन जाएगा कि ये वंशवाद है या वंश का है इसलिए इसको बनाया जाए, या इसके अंदर शाही खून है इसलिए बनाया जाए, ऐसा नहीं है। जो भी कैपेबल होगा वो सुल्तान बनेगा। और इसकी ये थ्योरी के कारण मैं इसकी तारीफ करता हूं, इसकी सोच की। अलाउद्दीन की ये सोच तो अच्छी थी कि भाई जो कैपेबल हो वही बने, कोई वंशवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही सही तरीके से सिस्टम को चला सकता है जिसमें कैपेबिलिटी होगी। जिसमें कैपेबिलिटी नहीं है वो दूसरे की सलाह पर चलेगा और वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो सुल्तान को लेकर के इनका जो था वो था ये वंशवाद और रक्तता के शुद्धता की उपेक्षा करते थे, मतलब ये नहीं मानते थे। जरूरी नहीं है कि शाही खून है तो ही हम सुल्तान बनेंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्होंने भी खलीफा को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया। देखिए ये इनका बड़ा इंपॉर्टेंट था। अलाउद्दीन ने अपनी सत्ता की को मजबूत करने के लिए, मतलब जैसे पहले के सुल्तान अपनी रूल को मजबूत करने के लिए खलीफा की परमिशन लेके आते थे, इसने वो काम नहीं किया। जैसे आप देखें इल्तुतमिश भी गया था खलीफा के पास। ठीक, ज्यादातर दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान रहे हैं उन्होंने खलीफा से परमिशन ली है। खलजी एक ऐसे रहे, और स्पेशली अलाउद्दीन खिलजी, उसने कभी भी खलीफाओं का सहारा नहीं लिया अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए। क्लियर हुआ? तो इसने कभी भी खलीफा को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। क्लियर है? ठीक। इसके बाद अगला अगर हम बात करें तो फेथ इन द प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम। देखिए ये अलाउद्दीन खिलजी जो था वो अगर ये उलेमाज हो गए या खलीफा हो गए, अगर इनकी बात नहीं सुन रहा था या इनसे परमिशन नहीं ले रहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस्लाम धर्म के खिलाफ था। अलाउद्दीन खिलजी इस्लाम धर्म को बहुत मानता था, बस इसका ये था कि ये जो धर्म है ये राजनीति में नहीं होना चाहिए, सिर्फ पॉलिटिकल, उससे वो इन चीजों को दूर रखना चाहता था। ऐसा नहीं है कि अलाउद्दीन जो था वो इस्लाम धर्म को नहीं मानता था, वो इस्लाम धर्म के पूरे प्रिंसिपल्स को मानता था, लेकिन बस उसका यह था कि राजनीतिक तौर पर इनका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाकई एडमिनिस्ट्रेशन में धर्म का कोई काम नहीं।
जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो प्रशासन चलाना होता है, उसमें धर्म का कोई स्थान नहीं होता। ठीक, तो ये भले ही उस सिद्धांत के पक्ष में नहीं था, मतलब कि राजनीति में धर्म गुरुओं के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करता था, लेकिन फिर भी अलाउद्दीन खिलजी एक कट्टर मुसलमान था। ये क्या था? एक कट्टर मुसलमान था, और जो भी उनके प्रिंसिपल्स थे उसका भी ये विरोध नहीं करता था। ठीक है, और इसकी भी हिंदुओं के प्रति अगर हम बात करें तो इसकी भी नीति हिंदुओं के प्रति बहुत ज्यादा कठोर थी। तो आपको ये याद रखना होगा, हिंदुओं के प्रति भी इसकी नीति जो थी वो बहुत ज्यादा कठोर थी। ठीक, तो भले ही इसने धर्म के उससे धर्म को राजनीति से दूर रखा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ये खुद धर्म से दूर था। ये धर्म को बहुत अच्छे से मानता था, और इसका पैमाना ही यही है कि हिंदुओं को लेकर के इसकी जो नीति थी वो बहुत ज्यादा कठोर थी। क्लियर हुआ? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व के सिद्धांत थे। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। याद रखिएगा, इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी सैन्य शक्ति थी। सैन्य शक्ति के ही दम पर इन्होंने अपना सिंहासन खड़ा किया था। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। अब इसके बाद अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। इसने अपने प्रशासन में किस तरीके के सुधार किए, रिफॉर्म्स की, अब हम उसको पढ़ेंगे। किंगशिप थ्योरी हो गई, अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो नेक्स्ट उसमें अब हम देखेंगे व्हाट आर द रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में प्रशासनिक सुधार क्या क्या किए। ठीक, तो प्रशासनिक सुधार की अगर हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की, तो इसको दो भाग में बांटा गया। ठीक, सबसे पहला पॉइंट था रेवेन्यू रिफॉर्म्स, मतलब ये जो रेवेन्यू जनरेशन था उसके लिए क्या क्या सुधार किए गए। ठीक है, जिसको हम राजस्व सुधार कहते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्व सुधार, रेवेन्यू रिफॉर्म्स। देखिए, रेवेन्यू रिफॉर्म्स किए, और दूसरा जो था वो था मिलिट्री रिफॉर्म्स, सैन्य में क्या क्या सुधार किए, सैनिक सुधार। ठीक, तो राजस्व सुधार हो या सैनिक सुधार हो, ये अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार थे। और आपको मैं बता दूं, इसका अल्टीमेट पर्पस यही था, चूंकि अलाउद्दीन खिलजी को इतनी बड़ी आर्मी मेंटेन करनी थी, क्योंकि उसकी पूरी ताकत क्या थी? उसकी आर्मी। और इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ तो प्रशासनिक सुधार करने पड़ेंगे। क्योंकि भाई देखिए, इतनी बड़ी अगर आपके पास आर्मी है, ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए खर्चा करना, उसको मेंटेन करने के लिए रेवेन्यू कहां से जनरेट होगा, ये भी देखना है। इसके अलावा उनके अंदर इतनी बड़ी सेना है, तो उनमें भी कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत होती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो किए गए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, उसका आधारभूत ढांचा यही था कि अपनी इतनी बड़ी सैन्य ताकत को कैसे मेंटेन किया जाए। इतनी बड़ी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ, 4,75,000 की सेना, आप उस टाइम पर आप कल्पना करिए कितनी बड़ी सेना थी। और इतनी बड़ी सेना को कंट्रोल करना, इतनी बड़ी सेना को, चीजों को वो रखना, कितना टफ काम है। तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने कई सारे प्रशासनिक सुधार किए थे, जिसमें सबसे पहला था रेवेन्यू रिफॉर्म्स, राजस्व का सुधार। मतलब किस तरीके से सरकारी खजाने का धन बढ़ाया जा सके, इसी को बोलते हैं रेवेन्यू रिफॉर्म्स। रेवेन्यू का मतलब ही होता है सरकारी खजाने में पैसा आना। ठीक, सरकार का रेवेन्यू क्या होता है? सरकार जो पैसा कमाती है वही रेवेन्यू है। तो भाई जब खर्च करना है सरकार को, या अगर इसको इतनी बड़ी आर्मी मेंटेन करनी है, तो भाई उसके लिए एक तो सबसे पहली बात तो पैसा चाहिए, क्योंकि भाई सैलरी देनी है, बहुत सारी चीजें होती हैं, हथियार देने होते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और पैसे के लिए रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे कि भाई रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो, मतलब एक तरीके से जो राजकीय कोष होता है उसकी, उसमें बढ़ोतरी कैसे की जाए, राजकीय जो कोष होता है उसमें बढ़ोतरी कैसी की जाए। तो सबसे पहले तो हमने बताया कि रेवेन्यू रिफॉर्म्स। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का प्राइमरी रेवेन्यू रिफॉर्म यही था, ताकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाया जा सके। स्ट्रॉन्ग और अथॉरिटेरियन, मतलब शक्तिशाली और निरंकुश राज्य।
तो इनका सबसे राजस्व सुधार, रेवेन्यू रिफॉर्म्स करने का मेन पर्पस यही था, मेन गोल यही था, अपने राज्य को शक्तिशाली और निरंकुश बनाना, स्ट्रॉन्ग एंड अथॉरिटेटिव। ठीक, इससे क्या किया इसने, इसमें रिफॉर्म्स के जरिए क्या किया इसने, अपना जो मैंने आपको बताया था रेवेन्यू को बढ़ाया, रेज दी स्टेट रेवेन्यू, सरकारी खजाने को बढ़ाया गया ताकि सरकारी खजाने में पैसा ज्यादा आ सके। ठीक, अब ये सरकारी खजाने में पैसा बढ़ेगा, इससे क्या चीजें होंगी, सबसे पहली बात तो इनके टाइम पर, देखिए मैंने आपको बताया था दिल्ली सल्तनत में बाह्य आक्रमण में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मंगोल। मंगोल इनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द था, हर बार मंगोल आक्रमण करते थे, तो भाई ऑब्वियस सी बात है आक्रमण करेंगे तो आप भी जवाब देंगे, और जवाब देंगे तो आपका भी पैसा खर्च होगा, आदमी खर्च होंगे। ठीक, तो इस तरीके से स्टेट को डिफेंड करने के लिए जाहिर सी बात है हमें रेवेन्यू में तो रिफॉर्म्स करने ही पड़ेंगे, तभी तो हम इतनी बड़ी सेना मेंटेन कर पाएंगे जो किसको रोके, मंगोल के आक्रमणों को रोके, और आंतरिक तौर पर भी जो विद्रोह होते हैं या कहीं पर कब्जा करना है। मैंने आपको बताया था नॉर्थ इंडिया के, इनके साउथ इंडिया के कैंपेन, कितने सारे कैंपेन अलाउद्दीन खिलजी ने किए। अब कैंपेन बिना पैसे के हो जाता है क्या, इतनी बड़ी सेना जाती है, हथियार जाते हैं, उनका खाना पीना हर चीज, बहुत सारे खर्चे होते हैं। ठीक, तो ये सारे खर्चे कैसे मेंटेन होंगे, जब तक आप अपने स्टेट का रेवेन्यू नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये सारे खर्चे कैसे मेंटेन होंगे। और मंगोलों का आक्रमण आए दिन चलता था। अभी मैं आपको मंगोल के इन्वेजन बताऊंगा, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर टोटल 6 बार, अगर हम बात करें तो टोटल 6 बार मंगोलों ने आक्रमण किया है। आप कल्पना कर सकते हैं कितना पैसा कितना खर्च हुआ होगा। ठीक, तो रेवेन्यू रिफॉर्म्स जरूरी थे ताकि अपने राज्य को इन समस्याओं से बचाया जा सके, पहला मंगोल इन्वेजन और दूसरा अंदरूनी कलह से बचने के लिए। मतलब अंदरूनी में जो विद्रोह हो जाता है, देखिए क्या होता था, इनकी पॉलिसीज जो रहती थी वो हिंदुओं के प्रति बहुत ज्यादा कठोर रहती थी। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी सुल्तान की अगर पॉलिसी हिंदुओं के प्रति ज्यादा कठोर होगी तो हिंदू बागी होंगे, क्योंकि भाई उनका भी अपना एक वो था और संख्या में भी वो ज्यादा थे। तो कहीं ना कहीं विद्रोह तो होता था, विद्रोह को दबाना है, और विद्रोह को कैसे दबाया जाएगा, सेना के दम पे दबाया जाएगा यार। तो इन दोनों कारणों से रेवेन्यू रिफॉर्म्स होने जरूरी थे। अब इन्होंने कौन कौन से रेवेन्यू रिफॉर्म्स किए, सबसे पहला इन्होंने किया रेवेन्यू रिफॉर्म्स में एंड ऑफ लैंड ग्रांट्स। देखिए मैंने आपको बताया था कि पहले के जो सुल्तान हुआ करते थे, ठीक है, ये जो उस टाइम पर वक्फ की जमीन, जो मतलब धार्मिक लोगों को दान में दिया जाता था, ठीक है, या हम कहें कि सुल्तान के जो नोबल हुआ करते थे उनको पर्टिकुलर एक जमीन दे दी जाती थी कि साहब आपको हम सैलरी नहीं देंगे, आपको हम ये जमीन का टुकड़ा दे रहे हैं, ठीक है, आप इसी से जो कर है वही अपनी सैलरी मान लेना। या फिर मुस्लिम धर्म गुरु जो उलेमा हुआ करते थे उनको धर्म की प्रसार प्रसार के लिए कई सारी जमीनें अनुवाद या दान में दी जाती थी, वक्फ बोर्ड या जिसको हम कहें वक्फ की जमीन होती है, ठीक है। तो ये सारी भूमि जो दी जाती थी, ठीक है, अलाउद्दीन ने ये सारी चीजें बंद कर दी और सबको किसमें मिला लिया, सबको बना दिया खालसा लैंड। सबको क्या बना दिया, खालसा लैंड। देखिए खालसा लैंड का मतलब होता है ऐसी भूमि जहां पर सिर्फ और सिर्फ अधिकार किसका होगा, सरकार का अधिकार, मतलब उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ सरकार कर सकती। तो जितने भी लैंड ग्रांट्स पहले दिए गए थे उलेमाओं को या नोबल्स को दिए गए थे, अब उनमें जो भी दिल्ली सल्तनत में काम नहीं कर रहा था उन सब की जमीनें अलाउद्दीन खिलजी ने वापस ली, ठीक, और उसको क्या बना दिया, खालसा लैंड बना दिया। इससे राजस्व बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई, अब वो जमीन किसके पास आ गई, सरकार के पास आ गई। अब सरकार उसमें जो चाहे उस जमीन पर काम कर सकती है और रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। तो जो खालसा, जो पहले लैंड ग्रांट्स हुआ करते थे उसको इसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, नहीं अब कोई जमीन किसी को नहीं दी जाएगी, अब हर जमीन पर किसका अधिकार होगा, सरकार का अधिकार। तो अलाउद्दीन का पहला रिफॉर्म यह था कि इन्होंने लैंड ग्रांट्स को या भूमि अनुदान को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला जो था इनका वो था कंट्रोल ओवर रेवेन्यू ऑफिसर्स। देखिए पहले के समय में क्या हुआ करता था,
जो अलग अलग ऑफिसर्स बनाए गए थे टैक्स कलेक्शन के लिए। देखिए, अब सुल्तान खुद तो नहीं जाएगा टैक्स लेने के लिए, ठीक। वो क्या करेगा, अपने गवर्नर को बोलेगा, गवर्नर उससे नीचे के ऑफिशियल को बोलेगा। ऐसे कई सारे ऑफिसर्स बनाए गए थे जिनका काम होता था कर वसूल करना, टैक्स लेना, और टैक्स लेकर के सुल्तान के दरबार में पहुंचाना, ठीक। तो अलाउद्दीन के समय में कई ऐसे रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, ठीक है। देखिए, जिनका नाम हुआ करता था, आप नाम याद रखिएगा, कुछ हुआ करते थे चौधरी, ठीक है, कुछ हुआ करते थे मुकद्दम। तो ये सारे कौन हुआ करते थे, ये कर लेने वाले हुआ करते थे। और अगर हम मेनली इनकी बात करें, ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो चौधरी या मुकद्दम हुआ करते थे, ये ज्यादातर हिंदू हुआ करते थे। देखिए, ये हिंदुओं को इसलिए भेजते थे टैक्स लेने के लिए क्योंकि उस टाइम पर भी भले ही इनका शासन चल रहा था, लेकिन जनसंख्या किनकी ज्यादा थी, हिंदुओं की ज्यादा थी, ठीक। तो ये किसी भी प्रकार, हिंदुओं से अगर हिंदू टैक्स वसूलेगा तो ये कंपैरेटिवली आसान होगा इन कंपैरिजन टी की कोई मुस्लिम टैक्स वसूले। तो इसीलिए इन पदों पर क्या किया करते थे, मतलब जिनका काम था टैक्स का कलेक्शन करना, इस पद पर बेसिकली हिंदुओं को बिठाया जाता था, जिनको चौधरी मुकद्दम ये सब कहा जाता, ठीक। और ये क्या करते थे, ये टैक्स जो भी पहुंचा देते थे सुल्तान के पास, सुल्तान मान लेते थे, ठीक, क्योंकि सुल्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो तो इन्हीं को भेजेंगे टैक्स लेने के लिए। अब जैसे कि, अब जैसे मान लीजिए ये टैक्स लेने गए, ठीक है, अब इन्होंने वहां से टैक्स वसूल किया, मान लीजिए 500 का, ठीक, और सुल्तान के पास कितने भेजे, 300 भेजे, ठीक, 200 खुद रख लिए, ये सुल्तान को पता नहीं चलता था। तो इसीलिए ऐसे रेवेन्यू ऑफिसर्स पर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, इन पर नियंत्रण करने के लिए, ठीक, कि इन पर नियंत्रण करने की पॉलिसी बनाई गई। मतलब कि इनके ऊपर एक अधिकारी अपना खुद सुल्तान ने बिठाया, जो इन सारी चीजों को चेक करेगा कि ये लोग कर ठीक से वसूल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा है, ठीक। तो ठीक, और इनका कंट्रोल इस तरीके से बिता, देखिए इनका जो, एक तो सुल्तान ने अपना आदमी बिठा दिए थे जो इनके ऊपर नजर रखे कि भैया जो टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरा, इनकी जो जमीनें हुआ करती थी, ये चौधरी हैं, मुकद्दम है, ठीक है, इनकी जो पहले जमीनें हुआ करती थी, सुल्तान उन पर टैक्स नहीं लेते। मतलब सुल्तान क्या करते थे, उन पर टैक्स नहीं लेते थे कि भैया यही हमें निकाल करके लोगों से टैक्स लेकर के जमा कर रहे हैं हमारे पास, तो चलो ठीक है यार, अगर इनकी जमीन का टुकड़ा है तो इनको लेने दो। लेकिन अलाउद्दीन ने ऐसा नहीं किया। अलाउद्दीन ने क्या किया, इनसे भी टैक्स वसूलना चालू कर दिया, ठीक। तो अलाउद्दीन ने नीति बदल दी। अलाउद्दीन ने क्या किया कि जितने भी लगान अधिकारी या जो हम कहें रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, इनकी भूमि पर भी इसने कर लगा दिया, मतलब इनकी लैंड पर भी क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया, ठीक। अब देखिए, टैक्स लगाने का बिहाइंड द पर्पस अगर इनकी बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का ये था कि चूंकि इसकी नीति हिंदुओं के प्रति बहुत ज्यादा कठोर थी, तो उसका एक ये भी पैमाना था कि जो हिंदू चौधरी या मुकद्दम थे, उनकी जमीन पर भी टैक्स लगा करके उनको गरीब बना देना, उनको क्या कर देना, गरीब बना देना, ठीक। तो ये रेवेन्यू रिफॉर्म्स में रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, उनके ऊपर भी कंट्रोल किया। दूसरा, इसने जो लैंड टैक्स किया ना, वो हाफ कर दिया। ये इसने बहुत बड़ा रिफॉर्म किया अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, भूमि कर जो हुआ करता था, लैंड टैक्स, लैंड टैक्स मैंने आपको बताया था, ये टैक्स लिया जाता था, ठीक। और यही टैक्स सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था किसी भी सल्तनत का। सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम क्या था, लैंड टैक्स, ठीक। लैंड टैक्स की अगर मैं बात करूं तो एक पर्टिकुलर जो लैंड हुआ करती थी, उसमें जो भी आप उगाएंगे, मतलब जो भी आप प्रोड्यूस करते हैं, उसका 1/3 एज अ टैक्स पहले लिया जाता था। कितना लिया जाता था, 1/3। 1/3 आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। इसने उस 1/3 को बढ़ा करके हाफ कर दिया। मतलब जो पहले 33% टैक्स देना पड़ता था, अब 50% देना पड़ता है। इससे रेवेन्यू बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इससे रेवेन्यू बढ़ा भाई। अब जो लैंड टैक्स पहले 1/3 ले रहे थे आप, अब आप हाफ लेने लगे,
तो जाहिर सी बात है कि इससे लैंड टैक्स क्या हो गया, बढ़ेगा और रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, तो अलाउद्दीन ने एक काम ये किया कि लैंड टैक्स को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने कुछ नए टैक्स भी अप्लाई किए। मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी ने नए टैक्स बनाए। एक टैक्स था गढ़ी टैक्स, ठीक है, गढ़ी टैक्स, ठीक। और दूसरा क्या था, ग्रेजिंग टैक्स। ठीक है, घड़ी टैक्स की बात अगर हम करें, गढ़ी टैक्स की, तो ये बेसिकली हाउस टैक्स हुआ करता था। मतलब आपका अगर अपना मकान है, ठीक है, तो अपने मकानों पर भी आपको कर देना पड़ेगा। जैसे आज भी हाउस टैक्स लगता है। आपका अगर अपना मकान हो तो म्यूनिसिपैलिटी आपसे हाउस टैक्स लेती है। अलाउद्दीन खिलजी भी यही करता था। उसने भी क्या किया था, गढ़ी टैक्स लगाया था, हाउस टैक्स मतलब जो मकानों पर जो टैक्स लगता था। और दूसरा जो था वो था ग्रेजिंग टैक्स। ग्रेजिंग टैक्स मतलब चराई टैक्स। देखिए, उस टाइम पर भी जो पशु हुआ करते थे, पशुओं चराने वाले, खासकर वो जानवर जो दूध दिया करते थे, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, ये क्या करती थी, दूध देती थी। ठीक, तो इनको क्या किया जाता था, खाने पाने के लिए, मतलब इनको घास, ये लोग घास खाते थे। जो गाय हैं, भैंस हैं, और जो अपने जो, ठीक है, बकरे वगैरह हैं, ये क्या खाते हैं, घास खाते हैं। ठीक, तो इनको चराने के लिए जाया जाता था। तो इनके ऊपर भी अलाउद्दीन खिलजी ने, आप सोचिए, टैक्स लगा दिया था कि अगर आप अपने पालतू पशु को चरा रहे हैं तो इसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरीके का रेवेन्यू इंक्रीज किया था इस व्यक्ति ने। मतलब कि चरवाहे बेचारे, जो जानवर को चरा करके दूध वगैरह से कुछ कमाते थे, उस पर भी इनकी निगाह पड़ी और उस पर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया। तो इन्होंने दो नए टैक्स इंट्रोड्यूस किए थे, आपको याद रखना है। एक तो मकान के ऊपर टैक्स, जिसको घड़ी टैक्स कहा गया, और दूसरा जो था वो था चरवाहों के ऊपर टैक्स, जिसको ग्रेजिंग टैक्स। तो गढ़ी टैक्स हो या ग्रेजिंग टैक्स हो, ये कौन इंट्रोड्यूस किया, किसने इंट्रोड्यूस किया, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, क्लियर हुआ आप लोगों को ये। ठीक, इसके अलावा एक व्यापारियों को और टैक्स भी था, इन्होंने बनाया था। मतलब कि जो ट्रेडर्स हुआ करते थे या जो बिजनेसमैन हुआ करते थे, उनके ऊपर एक और इसने टैक्स लगाया था। जितने भी मुस्लिम ट्रेडर्स थे, ठीक है, मतलब जो मुसलमान ट्रेडर्स थे, ठीक है, उनको क्या करना पड़ता था, अपना जो भी वस्तु का मूल्य था, मतलब जो भी वो सामान बेचते थे, उसका 5% टैक्स देना पड़ता था। मतलब कि इसने वस्तुओं पर भी टैक्स लगा दिया था। भाई, जो सामान मार्केट में बिक रहा था, जैसे आज टैक्स लगता है, आपने देखा होगा हर सामान पर जीएसटी लगता है। वो क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, तो इसने भी क्या किया था, उस टाइम पर जितने भी व्यापारी थे, ठीक है, चाहे वो मुस्लिम हो, मुस्लिमों पर ये 5% टैक्स लगाते थे। मतलब किसका 5%, जो वस्तु वो बेच रहे हैं उसका अमाउंट, जितना भी, जितने में भी वो क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। और हिंदुओं पर ये जो टैक्स लगता था, ये लगता था 10%। तो इसने मुसलमानों पर लगाया था 5% कर, ठीक, और हिंदुओं पर कितना लगाया था, 10% कर। किसका, वस्तु की मूल्य का, जो वस्तु बेच रहा है उसकी मूल्य का। क्लियर है। ठीक, तो ये सारे रेवेन्यू रिफॉर्म्स थे। इसके अलावा इन्होंने एक और डिपार्टमेंट की स्थापना की थी, जिसका नाम था दीवाने मुस्तक राज। ये आपको याद रखना है, दीवाने मुस्तक राज। दीवाने मुस्तक राज किसने स्टैब्लिश करवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब ये क्यों करवाया, देखिए, जब ये भूमि अनुदान या जो लैंड टैक्स वसूला जाता था, तो इसमें बहुत सारा ऐसा टैक्स है जो छूट जाता था, जो वसूला नहीं जा पाया जाता। मतलब कई ऐसे भी थे, ठीक है, तो जो बकाया भू राजस्व था। देखिए, पहले तो जो लैंड टैक्स जो है वो तो वसूला ही किया जाता था। अब लैंड टैक्स के बाद जो बच गया, जो बच गया, अगर उसमें कोई लैंड टैक्स वसूले जा रहा है तो उसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया, दीवाने मुस्तक राज। मतलब कि भू राजस्व मिलने के बाद जो बच गया, ठीक है, बकाया भू राजस्व वसूलने हेतु इन्होंने एक नया विभाग बनाया, दीवाने मुस्तक राज। तो दीवाने मुस्तक राज का काम लैंड रेवेन्यू कलेक्शन नहीं था, बचा हुआ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, जो मतलब भू राजस्व कलेक्ट नहीं हो पाया था, जो बकाया था, उसको वसूलने के लिए दीवाने मुस्तक राज
नामक विभाग इन्होंने स्थापना की। ठीक है, इसी से क्या किया जाता था, रेवेन्यू ऑफिसर्स, मैंने आपको बताया था ना, रेवेन्यू ऑफिसर्स पे कंट्रोल करना, ये दीवाने मुस्तक राज वाले करते थे। ये देखिए, ये क्या करते थे, इन पे नजर रखते थे कि भाई ये टैक्स सही से वसूल रहे हैं कि नहीं वसूल रहे हैं। और जहां पर ये नहीं वसूल पाते थे या जहां पर भी कोई बदमाशी होती थी तो वहां कौन वसूल करते थे, दीवाने मुस्तक राज। क्लियर, ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को। ठीक, तो ये इनका पूरा रेवेन्यू रिफॉर्म्स था। मतलब कि अपने कर को, ठीक है, मतलब अपनी आय को बढ़ाने के लिए कौन कौन से रिफॉर्म्स किए अलाउद्दीन खिलजी ने, आपको समझ में आया। ठीक, लैंड ग्रांट्स को खत्म किया, रेवेन्यू ऑफिसर्स पर कंट्रोल किया, 1/3 की बजाय आधा कर दिया, नए टैक्स लगा दिए, गढ़ी टैक्स, ग्रेजिंग टैक्स, ट्रेडर्स के ऊपर टैक्स लगाया कि जो भी वो सामान बेचेंगे उसकी जो भी मूल्य होगा उसका 5% मुसलमानों का और हिंदुओं का 10%। ठीक, और पांचवा जो आखिरी था वो था दीवाने मुस्तक राज की स्थापना। क्लियर हुआ आप लोगों को ये। ठीक, ये रेवेन्यू रिफॉर्म समझ में आए। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मिलिट्री रिफॉर्म्स। सैन्य में इन्होंने क्या किया, सैन्य रिफॉर्म्स क्यों किए। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन जो था, ठीक है, ये बड़ा महत्वाकांक्षी राजा था, सुल्तान था एक तरीके से कहा जाए। इसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा थी, इसीलिए इसने एक बहुत ही बड़ी और शक्तिशाली सेना रखी थी। ठीक है, देखिए ऑब्वियस सी बात है, कोई भी जो भी बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी शासक होता है उसको एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली सेना की आवश्यकता होती है। ये हर सुल्तान के साथ, हर राजा के साथ होता है। चूंकि अलाउद्दीन खिलजी भी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, एस्पिरेशनल था मोनार्क, इसी कारण से इसको एक बहुत बड़ी और पावरफुल आर्मी की जरूरत थी। इसीलिए अपना पूरा अटेंशन, अगर अलाउद्दीन की हम बात करें तो इसने अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री की ताकत को बढ़ाने में लगाया। पूरा ध्यान, इसका पूरा अटेंशन था कि मिलिट्री को कैसे रिफॉर्म किया जाए जिससे कि आंतरिक विद्रोह को तो दबाया ही जाए, इंटरनल रेबिलियंस को, भाई इंटरनल रेबिलियंस को आप कैसे दबाएंगे, सेना की मदद से ही दबाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा अपनी एक निरंकुश शासन होना, निरंकुशता, शासन में निरंकुश, ऑटोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है, निरंकुश होना, मतलब कोई कुछ बोल नहीं सकता, जो बोलेगा सर कलम कर देंगे। तो ये क्या होता है, ऑटोक्रेसी क्रिएट करना। और तीसरा जो था वो था मंगोलों के आक्रमण से बचाना। देखिए, ये तीन मेन कारण थे, अलाउद्दीन खिलजी ने इसी कारण से इतनी बड़ी आर्मी स्टैब्लिश की थी और कई सारे सैन्य सुधार के लिए भी क्या किए थे, रिफॉर्म्स किए थे। आपको समझ में आई ये चीज। ठीक, तो इसका इंटेंशन ये था कि चूंकि खुद ये बहुत ही महत्वाकांक्षी था, इसी कारण से इसको एक बड़ी और पावरफुल सेना की जरूरत थी और इसने अपना पूरा ध्यान सैन्य सुधार में इसलिए लगाया क्योंकि एक तो आंतरिक विद्रोह को दबाना था, दूसरा अपनी एक निरंकुशता मेंटेन करनी थी और तीसरा जो था कि मंगोलों के जो लगातार आक्रमण हो रहे थे उससे बचाना। क्लियर हुआ। ठीक, अब यहां पर हम देखेंगे कि इन्होंने मिलिट्री में कौन कौन से रिफॉर्म्स किए। तो सबसे पहला जो था वो था फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट सेंट्रल आर्मी। ये मैंने आपको बताया था, सेंट्रल परमानेंट आर्मी मतलब कि अपनी केंद्रीय सेना, स्थायी केंद्रीय सेना। ठीक, तो मैंने आपको ये पूरी चीज समझाई थी, केंद्रीय सेना मतलब पूरी सारी जो उनके वो थे उनकी सेना हटा करके सारी सेना को किसमें कर दिया था, केंद्र में कर दिया था। ठीक है, और दूसरा परमानेंट आर्मी। ठीक है, परमानेंट आर्मी थी इनकी। ठीक, परमानेंट आर्मी और सेंट्रल आर्मी। क्लियर, तो ये तो मैं बता चुका था। ठीक, इसके अलावा इन्होंने कुछ और भी रिफॉर्म्स किए थे। इन्होंने रिफॉर्म्स ऐसे किए थे कि अब जो भी सैनिक इनके यहां भर्ती हुआ करता था, ठीक है, उनका अब हुलिया जो था वो पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया जाता था। मतलब कि देखिए, पहले के समय में क्या होता था, चूंकि उस टाइम पर आधार कार्ड वगैरह तो होता नहीं, तो जब सेना में भर्ती हुआ करती थी तो उसमें होता क्या था कि बहुत सारे सैनिक ऐसे थे जो हट्टे कट्टे होते थे, सेना में अपने हट्टे कट्टे होने के कारण भर्ती तो हो जाते थे लेकिन बाद में जब युद्ध का टाइम आता था तब अपनी जगह किसी और को भेज देते थे।
अब उस टाइम पर कोई आधार कार्ड या कोई ऐसा वेरिफिकेशन तो था नहीं, और इतनी बड़ी सेना कि भाई, और जब आप एक कमजोर व्यक्ति को भेज देंगे तो जाहिर सी बात है, अगर कई ऐसे कमजोर व्यक्ति मिलके आपकी सेना में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी सेना कमजोर पड़ेगी। ठीक, तो इसीलिए इन्होंने एक नई प्रैक्टिस शुरू करी, जिसमें जब भी ये किसी सैनिक का रिक्रूटमेंट करते थे या किसी सैनिक को सेना में भर्ती करते थे, तो कोई ना कोई ऐसा निशान, ठीक है, उसको डिस्क्राइब किया जाता था, उसको नोट डाउन किया जाता था। जैसे गले में कोई निशान है या हाथ में कोई निशान है, उससे क्या किया जाता था, इनको आइडेंटिफाई किया जाता था, मतलब इनकी पहचान की जाती कि भाई ये निशान है तो मतलब ये वो व्यक्ति होगा। और इसके अलावा इन्होंने जो घोड़े हुआ करते थे, ठीक है, जो अच्छी नस्ल के घोड़े हुआ करते थे, तो जब उनको रखा जाता था तो उनके ऊपर भी क्या कर दिया जाता था, सील लगा दी जाती थी। गरम करके क्या कर दिया जाता था, उनके शरीर में क्या कर दी जाती थी, सील लगा दी जाती थी, ताकि भैया ये पता रहे कि हाँ यही घोड़ा हमने लिया था। नहीं, घोड़ों में भी ये चीजें हो जाती थी कि भाई जब खरीदा जाया जाता था तो महंगे घोड़े खरीद लिए जाते थे, अच्छे घोड़े, लेकिन जब युद्ध के लिए भेजा जाए तो कमजोर घोड़े भेज दिए जाते थे। तो इससे क्या होता था, इससे सेना कमजोर होती थी। तो इन्होंने क्या किया, एक तो सोल्जर्स के लिए कर दिया कि भैया इनका वो करो, और जो घोड़े हुआ करते थे, ठीक है, उनके क्या किया करते थे, पीठ में सील लगा दिया करते थे, या मतलब दागने की प्रथा हुआ करती थी। मतलब उसको गर्म करके सील लगा दी गई कि हाँ भाई अब ये घोड़ा जो है वो सेना में भर्ती हो गया। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो रिफॉर्म किए गए, वो इन्होंने कई सारे किलों का रिपेयरिंग किया। अब देखिए, दुर्ग का निर्माण या मरम्मत करने का काम क्यों किया जा रहा था। देखिए, मंगोल शुरुआत से ही इंडिया का जो अपना नॉर्थ वेस्ट रीजन है, अगर हम बात करें, ये इंडिया का मैप है, ठीक, आपको पता है ये जो था नॉर्थ वेस्ट रीजन था, मंगोल ज्यादातर कहां से आक्रमण करते थे, यहीं से आक्रमण करते थे, क्योंकि भाई बाकी तीन तरफ से तो पानी था और इस तरफ से पहाड़ था, तो इस तरफ से तो आक्रमण हो नहीं सकता था। तो मंगोल आक्रमण किस एरिया में करते थे, नॉर्थ वेस्ट रीजन से करते थे। तो जिस टाइम पर बलबन, आप याद करिएगा, जिस टाइम पर बलबन था, ठीक, बलबन ने यहां पर नॉर्थ वेस्ट में कुछ किले बना दिए थे। ठीक, बलबन ने जिस टाइम पर उत्तर पश्चिमी रीजन में क्या करे थे, कुछ किलों बनवाए थे, ठीक है। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने इन किलों की मरम्मत करवाई। क्या करवाई, इन किलों की मरम्मत करवाई। मतलब जो फोर्ट्स किसने बनाए थे, बलबन ने बनवाए थे। बलबन ने क्यों बनाए थे, ताकि नॉर्थ वेस्ट रीजन से किसको रोका जा सके, अपने मंगोलों को। ठीक, तो इन्होंने जो किले बनवाए थे, ठीक, उसका इन्होंने रिपेयरिंग करवाया। इसके अलावा इस किले में पूरी तरीके से अस्त्र शस्त्र के भंडार भरे, ताकि भैया शस्त्रों की कमी बिल्कुल ना पड़े, ठीक है। और इन्हीं किलों पर स्थायी सेना रखी जाती थी। ये जो किले बने थे, इसी पर ये क्या करते थे, अपनी स्टैंडिंग आर्मी रखते थे, ताकि अगर मंगोल आक्रमण करें, ठीक, तो हमारी जो स्थायित्व सेना है वो इनसे यहीं पर डील कर ले, इनको आगे ना आने दें। ठीक, तो जो तीसरा महत्वपूर्ण काम किया था मिलिट्री रिफॉर्म्स में, वो किया गया था, ये जो किले थे जो बलबन के टाइम पर बनवाए गए थे नॉर्थ वेस्ट रीजन में मंगोलों के इन्वेजन से बचाने के लिए, उनको रिपेयर किया गया। वहां पर पूरी तरीके से हथियार रखे गए और वहां पर स्थायी सेना को तैनात किया गया। क्लियर। ठीक, तो ये इनके मिलिट्री रिफॉर्म्स थे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा सारी चीजें। आज की क्लास में हमने अलाउद्दीन खिलजी का राजस्व का सिद्धांत देखा। इसके अलावा हमने रिफॉर्म्स देखे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में हमने सबसे पहले रेवेन्यू रिफॉर्म्स देखा और उसके बाद हमने मिलिट्री रिफॉर्म्स देखे। आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास चूंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि हम अलाउद्दीन खिलजी की नेक्स्ट क्लास में मार्केट कंट्रोल पॉलिसी देखेंगे। ठीक, बाजार नियंत्रण की नीति हम देखेंगे कि इनकी, इसके क्या रीजन था कि जिसके कारण इसको ये लाना पड़ा, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी किस तरीके से लागू किया गया और इसके फायदे और नुकसान क्या थे।
और इसके अलावा कल हम इनमें देखेंगे मंगोल किस तरीके से आए। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर मैंने आपको बताया था 6 बार मंगोलों ने आक्रमण किया। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन कौन से छोटे छोटे और राजा रहे और किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी वंश के लास्ट राजा को मार करके अगला जो वंश आया वो कौन सा वंश आया, तुगलक। क्लियर हुआ आपको? आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।